थी। सिंबॉलिक लैंग्वेज से समझा जा सकता था, बताया जा सकता था संदेश। उसके बाद में कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट डेवलप हुई। और हमारी इंडियन हिस्ट्री में जो बोला जाता है कि ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है। और कोई कितना भी मतलब बता दे, जितने भी मतलब ग्रंथ, वेद, पुराण, लिटरेचर है, ये देवनागरी में लिखे गए हैं। और ब्राह्मी लिपि जो है, जहां से सभी लिपि का जन्म हुआ है। और ब्राह्मी लिपि के जो ओरिजिनल वर्ड्स है वो लिए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और ब्राह्मी लिपि अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक के समय में जिसका एक डेवलप फॉर्म सामने आया था, सम्राट अशोक ने किए थे। और बुद्धा के वचनों को भी मेरे ख्याल से ईस्वी सन के बाद में ही श्रीलंका में इसको लिपिबद्ध किया गया था, वटगामिनी के शासन के काल में। और उसी के बाद में आया था। उसके पहले कौन सी लैंग्वेज थी? तो उस समय तीन लैंग्वेज है, संस्कृत, पाली और पिशाची। तो पिशाची जो लैंग्वेज है, इसमें हमारी आदिवासी जो लैंग्वेजेस है, जिसमें मुंडेरी हो गई, गोंडी हो गया, कोलामी हो गया, तो इतने जो हमारे इंडिया के लैंग्वेजेस पैशाची नाम से जाने जाते थे, जिसको कहीं ना कहीं वैदिक लिटरेचर में लिपिबद्ध किया जा चुका है। तो ये जो लैंग्वेज है, यही से स्क्रिप्ट डेवलप हुई है। आदिवासी संस्कृति ही जो जननी है भारतीय भाषाओं की, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि यही से डेवलप हुआ हर चीज, और आगे बढ़ते 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 गया ये। तो इसके बाद में अगर हम सिलसिला देखा जाए, तो स्क्रिप्ट का फॉर्म आगे बढ़ा। और मेनली जैसा मैं मेरी बात करूंगा कि जो अध्ययन में आया है, अध्ययन में जो हमारे आया है कि जो साहित्यकार लोग हैं, इनमें जैसा मैं आपको फादर हिरास का नाम बताया। इसके बाद में 1919 में जो अध्ययन करता थे, दैट इज मंगेल सिंह राजनेगी। इसके बाद रंगील सिंह भलावी जी। तो ये ऐसे साहित्यकार थे कि जो कहीं ना कहीं राजघरानों से संबंधित थे। और आदिवासी तो कभी वर्ण व्यवस्था में रहा नहीं, वो जानबूझ के उनको फंसाने की साजिश है। तो आदिवासी कभी वर्ण व्यवस्था में रहा नहीं, दैट्स मीन आदिवासी का एक अलग मैनेजमेंट था, आदिवासी का एक अलग स्कूल था, आदिवासी का एक अलग जो व्यवस्था थी। ये अलग जो व्यवस्था है आदिवासियों की, ये व्यवस्था के अंदर में कहीं ना कहीं हमारा लैंग्वेज, लिपि, हमारी सभ्यता, हमारे जो संस्कार है, कहीं ना कहीं एक कुट होते थे। जैसा सेंट्रल इंडिया में हम लोग का गोठुल आता है, तो गोठुल जो है, गोठुल के अंदर में सभी शस्त्र कलाओं का प्रशिक्षण, इसके बाद में लिपियों को किस तरीके से हम संवर्धन करेंगे, बचाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये सब चीजें आती थी। तो मंगेल सिंह मतलब रॉयल फैमिली से होने के कारण उनके पास में डॉक्यूमेंट्स थे पूरे। तो वही डॉक्यूमेंट से हम लोगों ने जो मतलब स्क्रिप्ट को जो डेवलप किया और आगे बढ़ाया। तो मैं इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो स्क्रिप्ट की बात हो रही है, कोई नई नहीं है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकली हुई चीज है, जो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता का, मूल जनों की सभ्यता का एक पार्ट रह चुकी है। तो रायन जी, आप ये मान रहे हैं कि आदिवासियों की सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होती है? मैं शुरू इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये पहले की सभ्यता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसका एक पार्ट रह चुका है, मुझे ये बोलना है। इसके बाद में मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वो सब इसी के पार्ट है, लगे हुए। तो ये मेरा ये मानना है कि आदिवासी सभ्यता भारतीय भूभाग में, जो पूरा एशियन सब कॉन्टिनेंट है, इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में 40,000 साल पुराना है। तो 40,000 पुराने सभ्यता पे हम बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ 3,000 पुराने जो सभ्यता हमारे सामने है, हम उसको अपना कहने के लिए एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। गोंड लोग भी कहते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन उनका है, मुंडा लोग भी कहते हैं, संथाल लोग भी कहते हैं, उरांव भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं। मतलब भारत के सारे आदिवासी समाज ये कहते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन उनका ही है, और सब लोगों ने अपने अपने ढंग से वहां की लिपि को पढ़ा भी है। तो मुझे इस बात पे हमेशा आश्चर्य होता है कि भाई 40,000 पुरानी सभ्यता पे छोड़कर 3,000 साल पुरानी वाली सभ्यता पर सारे आदिवासी समाज क्यों पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि ये कहीं जो औपनिवेशिक कॉलोनियल मास्टरों की चाल तो नहीं है? बेशक ये चीज हो सकती है, क्योंकि सिर्फ आदिवासी ही नहीं थे इसके पीछे, द्रविडियन स्कॉलर्स, इसके बाद में जो हमारे आर्यन व्यवस्था का जो लीडिंग करते हैं वो लोग, कई लोग, और इसमें सिंधी लोग भी, सभी कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं कि जो अपनी सभ्यता बताना चाहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो इसका तो रीजन मैं मेनली सबसे मैं क्लियर करूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीछे में जो टारगेट किया जा रहा है सभी कम्युनिटी के द्वारा कि हमारी है, हमारी है, हमारी है,
तो उसका जो एक्चुअली रीजन है मेन, तो मेन उसका रीजन ये है, जितने भी श्रोता है उनको बताना चाहूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय मतलब हमको प्राप्त होता है, उसका लेबोरेटरी टेस्ट जो हुआ उसके अंतर्गत में, तो वो उतने पुराने अवशेष शायद ही हमारे जो इंडियन कंटिनेंट है इसमें कहीं पे मिले हैं। और वो पूरी एक परिपक्व ऐसा एक सिविलाइजेशन प्राप्त हुआ जहाँ पे अन्य कई सारे एक सबूत है जो ये चीज फैसला कर सकते हैं, जिसके लिए भारत के संपूर्ण आदिवासी लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई है अपने आप को इस देश का मालिक घोषित करने की, मूलजन घोषित करने की, अपने अधिकार लेने की। ये कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये बात यहाँ पे दांव पे लगी है, क्योंकि आदिवासी अगर साबित कर देता है कि सिविलाइजेशन उनकी है, दैट इज जो आर्य माइग्रेशन का जो थ्योरी है, ये तो हम साबित कर देंगे है करके। ये थ्योरी अगर हमने साबित कर दिया, ये अगर आगे में आ गया, तो कहीं ना कहीं जिसको हमारे देश के शासक वर्गों को एक्चुअली जिससे खतरा है, और वो खतरा मेरे ख्याल से तो कोई मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं, दलित कम्युनिटी से नहीं, तो इस देश के जो मूल मालिक है जिनसे खतरा है, तो उसी वो चीज प्रूव ना हो सके, इसीलिए सभी लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। और आपका जो मेन सवाल था कि जो रेस लगी है यहाँ पर, कि जैसा मुंडा कम्युनिटी, उराव कम्युनिटी सब मतलब कह रहे हैं इसमें कि हमारा हमारा है, तो मुझे ऐसा लगता है बेशक कि हम लोगों ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए एक समय में हम लोग सभी एक थे उसमें, नो डाउट, आज भी हम एक है उसमें, नो डाउट, ऐसा कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज जो हमारे में कल्चरल डिफरेंस है, आज जो सेंट्रल इंडिया के द्रविडियन ट्राइब्स है, उसके बाद में आप थोड़ा ऊपर चलते हैं तो पता चलता है कोलारियन बेल्ट है, दैट इज कोलारियन ट्राइब। उसके ऊपर में चलते हैं तो पता चलता है बिलियन बेल्ट है, बिलियन ट्राइब्स का। तो ये जो 3 बेल्ट है, इनमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो ब्रीड है, नस्ल है, ये सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स की मिलती है, ठीक है, इनका डीएनए का अध्ययन किया जाए तो। इसके बाद में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, मंगोलियन इनका नस्ल आता है, जैसा हमारे नागा है, मिजो ट्राइब है, ये सब के बारे में। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को सिर्फ जीतना है, चाहे मुंडा जीते, चाहे उराव जीते, या मतलब कोई भी प्रूफ कर पाए चीज को, जीतेगा तो आदिवासी। आदिवासी के नाम पे ये चीज होनी चाहिए, मूल जनों के नाम पे ये चीज होनी चाहिए भारत की। और मुझे लगता है कि सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का है आजादी है, फ्रीडम है, सब रख सकते हैं, बस प्रूव हो सही चीज क्या है तो। जी आपने, रायन जी आपने बहुत सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो लड़ाई हम लोग या जो अपनी ऊर्जा हम लोग जहां लगा रहे हैं, अगर वो ऊर्जा हम लोग वास्तविक तथ्यों की तरफ लगाएं, जो बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 40,000 ईयर्स पहले आदिवासियों ने, और इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं, अगर हम वहां से अपनी सभ्यता की शुरुआत की बात करें, तो मुझे लगता है कि एक तो ये ज्यादा उचित होगा। दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने सही कहा कि सभी लोग पहले एक थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोग अलग अलग हो गए, अलग अलग क्लान में बट गए, अलग अलग इलाके में रहने लगे। जैसे भाषाओं का आप देखेंगे, क्योंकि आपने अध्ययन किया है तो आपको मालूम ही होगा कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं इस देश में कम से कम 70,000 साल पुरानी है, और गोंडी भाषा मात्र 3,000 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये मैं कोई आप पे मैंने किसी को बड़ा और छोटा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हम बड़े कि तुम बड़े, हम पहले कि तुम पहले, ये जो रेस है, ये रेस इसी बात से पैदा हुई है कि हमने मान लिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही सिविलाइजेशन का सबसे विकसित चरण है, और यही कॉलोनियल मास्टरों की और राष्ट्रवादियों की और प्राच्यविदों की, जो ओरिएंटलिस्ट थे, उनकी यही चाल थी। इस चाल में हम लोग फंस गए हैं, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये। दूसरी बात, जैसा आप देख रहे हैं कि भारत के आदिवासी इलाके में गोंड लोगों ने जो आप लोग भी बहुत प्राउडली उसको कहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र, तो गोंड लोगों ने राजशाही की व्यवस्था आरंभ की। राजशाही की व्यवस्था आदिवासी सिस्टम में हो ही नहीं सकता है। तो इन दोनों सवालों पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय दें, ताकि मेरे जैसे लोगों का भी जो समझ है वो क्लियर हो, और जो लोग इससे लाइव को देख रहे हैं उनकी भी समझदारी में थोड़ी बढ़ोतरी हो। रायन जी। जी, थैंक यू पंकज जी, एक बहुत आपने एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा किया है। और सच में मैं चाहता हूँ कि ये जो सवाल आपने खड़ा किया है, ये इसका सही जवाब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन होता है
कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो जैसा मैंने अपने इसके पहले के जवाब में कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टिंग हम लोग का नहीं है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हमारे द्वारा जो निर्मित चीजें, बनाई गई चीज है, ये वो चीज है जो प्राप्त हुई है। दूसरा, मैं थोड़ा एक आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने एशियाटिक लैंग्वेज का बताया कि गोंडी मतलब मात्र 3000 पुरानी है, तो इतिहासकारों ने और वैज्ञानिकों ने गोंडी को द्रविड़ लैंग्वेज बताने का कष्ट किया है, और कई लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया है, और उस बेस के ऊपर में बोला जा रहा है कि गोंडी ये मात्र 3000 साल पूर्व की लैंग्वेज है। तो थोड़ा जी मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली अगर हम देखते हैं सर जॉन अब्राहम गियरसन, इनका अगर हम रिपोर्ट देखते हैं, सर जॉन अब्राहम गियरसन ने लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया, जो मतलब उनका एक है लिटरेचर, उसके अंदर में मेंशन करके रखा है। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस का जो सर्वे किया, ट्राइबल लैंग्वेजेस का सर्वे किया, और अपना उसमें इन्होंने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उस पर वो साफ तरीके से बताते हैं कि गोंडी लैंग्वेज जो है इसको द्रविडियन लैंग्वेज बोला जा रहा है, क्योंकि इसके जो मतलब डायलेक्ट्स है, उसके जो उच्चारण है, ये मिल रहे हैं द्रविडियन लैंग्वेज से, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम से। लेकिन सर जॉन अब्राहम गियरसन यहाँ बताते हैं कि गोंडी इज अ प्रोटो द्रविड लैंग्वेज। जी People are calling to Gondi the Dravidian language. That is wrong, but this is actually Proto-Dravidian language, and all that Dravidian languages are born from the mother Gondi. ये मेरा नहीं कहना है, तो ये सर जॉन अब्राहम गियरसन का कहना है कि जितना भी दक्षिण भारत की लैंग्वेजेस है, सबका जो एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है वो गोंडी से हुआ। और एक गोंडी फिलोसॉफी में जो हम लोग का है कि सेंट्रल इंडिया जो हमारा है, नर्मदा, अमरकंटक, जहां से हम लोगों का मतलब उत्पत्ति हुआ गोंड कम्युनिटी का। और थोड़ा मैं एक दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब मैं गोंड या गोंड कम्युनिटी बोल रहा हूँ, तो काफी लोग को ऐसा लगाता है कि यार गोंड लोग ऐसा, मतलब नहीं क्या, एक सोच हमारी आ जाती है। तो इस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालता हूँ कि मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी को ये चीज अपने रिसर्च में बताया हूँ, और उन्होंने एक्सेप्ट की है कि गोंड कम्युनिटी, गोंड के नाम पर भारत में 200 से ज्यादा ट्राइबल्स आते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूंगा इस गोंड कम्युनिटी के अंदर में अभी ऐसे मतलब कुछ प्रूफ्स है एडिशनल जो पहले के, कि इसमें कई राजपूत जातियां भी आती है, कि राजपूत जातियां जो गोंड में से निकली है, गोंड में से फाउंड, जिनका ओरिजिन जो है वो गोंड कम्युनिटी में से है। तो और दूसरी बात, जो गोंडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इसको पर्टिकुलर गोंड लोगों से जो ऐसा मतलब एक हमारे इसमें पिक्चर बना हुआ है कि वह गोंड लोगों की गोंडी लैंग्वेज, वैसा नहीं है। गोंडी के अगर हम अल्टरनेटिव नेम्स पे चलते हैं, आप इस पे सर्च कर सकते हो, कहीं पे मिल जाएगा आपको। तो गोंडी के भारत में कम से कम 33 अलग अलग नाम है। इसका साउथ इंडिया में मल्तो, कोवा, कुल्ती। इसके बाद में हम देखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, जहाँ गोंडेन नाम का प्रदेश है, वहां पे इसको बुरुही लैंग्वेज कहा जाता है, बुरुही, बुरुही। एंड बुरुही इज वन ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज, एंड द्रविडियन लैंग्वेज का जो उसमें डायलेक्ट आता है सिमिलर टू गोंडी का पूरा है। तो गोंडी लैंग्वेज का अगर इफेक्ट आज भी वर्तमान में देखते हैं, तो वर्तमान में साउथ इंडिया तो है, इसके बाद में हम उत्तर में देखते हैं, तो उत्तर में भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक इसका इफेक्ट अभी तक मिला हुआ है। दूसरा, हम लोगों का जो एक फिलोसॉफी है कि मानव की उत्पत्ति, और हम लोगों का गोंडी सभ्यता जो अमरकंटक से माता नर्मदा के से चालू हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो जीवाश्म मिला है मानव अवशेष का, वो पूरी वर्ल्ड में सबसे पुराना है, वर्ल्ड में पूरा सबसे पुराना है, कि जो वहां से जीवाश्म मिला है। तो कहीं ना कहीं जो थेरी है कि जो मतलब एडवर्ड स्पेस ने थेरी डाला कि भैया गोंडवाना कंटेंट था पहले, कंटेंट में से भारत का कंटिनेंट अलग हुआ और ये एशिया से जाके टकराया। तो ये टकराया, इसके बाद में नर्मदा से जो विस्तार हुआ गोंडी फिलोसॉफी के हिसाब से, और जिसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी माना है इसके हिसाब से, तो कहीं ना कहीं एक प्रूफ चीज है कि जिसको साइंटिस्ट भी मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं गोंडी फिलोसॉफी में भी वो चीज है। और अभी भी अगर आप देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो जैसा मैंने कहा कि ये इससे स्टार्टिंग नहीं है हम लोग का, लेकिन हम लोगों का है। और नर्मदा से हम लोग का स्टार्टिंग है जो हम लोग मान रहे हैं। इसके बाद में आज भी गोंडी का इफेक्ट साउथ से लेके तो उत्तर तक हम लोगों को यहाँ पे कई जगह पर इसका मिलता है। इसके बाद में मैं आपके नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ पंकज जी। आपका जैसा था कि गोंड लोगों ने शासन किया है, और ये कहीं ना कहीं आदिवासी सभ्यता में इस चीज का कहीं भी दिखाई नहीं देता है ना। जी तो थोड़ा मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि एक्चुअली गोंड लोग का शासन जैसा करने की जो बात है, तो मैं थोड़ा एक क्लियर करता हूँ फैक्ट एक्चुअली। देखिए कैसा है, आदिवासी सभ्यता सब, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आदिवासियों ने ही कपड़े का आविष्कार किया। यही बात है कि आदिवासियों ने ही लिपि का आविष्कार किया। दुनिया में जो सभी चीजें है देख रहे हैं ना, इसका कहीं ना कहीं आविष्कार जो है आदिवासी संस्कृति से ही हुआ है, ये भी बात हमको मानना पड़ेगा। इसके बाद में मानव व्यवस्था की जब बात करते हैं, मानव जब कम्युनिटी में रहने लगा, समूह में, जिसे गोंडी में गोंदोला कहते हैं, गोंदोला व्यवस्था।
तो गोंदोला व्यवस्था मतलब आदमी पहले अकेला रहता था, शिकार करता था, इसके बाद में कहीं ना कहीं वो ग्रुप्स में आया, ग्रुप्स में वो एक मैनेजमेंट करने लगा। तो जो स्टेप वाइज जो चेंज हुआ मतलब ह्यूमंस के अंदर में, इसके बाद में जो डेवलपमेंट होते गया उसके बाद में कई चीज हमने सीखी पाई, उसी आधार पर हम लोगों में जो प्रकृति का जो पूजा एक सुमिरन होता है, गुंगो होता है, वो उसी आधार पर है हम लोगों का। अब बात आती है राजेशाही की, तो उस पर थोड़ा मैं एक बताना चाहूंगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासियों में कबीलाई व्यवस्था पहले होती थी, और कबीलाई व्यवस्था ये अफ्रीकन लोगों में भी पाई जाती है, और वर्ल्ड के सभी आदिवासियों में ऐसा कबीलाई व्यवस्था एक पाई जाती है जो लोग बोलते हैं। तो कबीलाई व्यवस्था जो आदिवासियों में एक समय में मतलब थी, कबीलाई व्यवस्था में क्या था, एक ग्रुप्स रहते थे, ग्रुप्स में आपको अपने कबीले की रक्षा करना है, ग्रुप्स में आपको कबीले के लिए खाना लाना है, शिकार करना है, आपको ग्रुप के मतलब कबीला में आपको अगर किसी के साथ में अन्याय हो जाता है तो उसका निवारण भी जो कबीले का जो एक मुखिया रहेगा, वो कोई भी हो सकता है, लेडीज रहे, जेंट्स है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो उस चीज का निर्णय लेगा। इसके बाद में जो कबीलाई व्यवस्था थी, कबीलाई व्यवस्था में एक जो कंट्रोल करता था, मैनेजमेंट जो होता था, वो हमारी मातृसत्ताक पद्धति होने के कारण तो मेनली लेडीज लोग करते थे, लेकिन जो जेंट्स था जिसके पास में मेन जिसका ऑर्डर सब लोग मानते थे, ये जो सभ्यता है, यही कहीं ना कहीं जो शुरुआत है हमारी जो राजेशाही की, और जो हम लोग का जो एक किंगडम हुआ करता था, उसकी शुरुआत है स्टार्टिंग में। भारत के या वर्ल्ड के कहीं भी आप देख लीजिए ये बात को, जितने भी सभ्यता का मतलब जैसा एक रॉयल फैमिली का शुरुआत हुआ, तो कबीलाई व्यवस्था में जिस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स बटे रहते थे, और ग्रुप्स के अंदर में रक्षा करना, अटैक करना जो होता था, तो यही चीज को आदिवासियों ने डेवलप किया, गोंडवाना के लोगों ने डेवलप किया, और उसको अपने किंगडम में, अपने डायनेस्टी में इन लोगों ने कन्वर्ट किया। इसीलिए ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक के बारे में हम जैसे जानते हैं, सम्राट अशोक की सत्ताहीन होने के बाद में ईसा पूर्व काल में कोई शासक सेंट्रल इंडिया में नहीं था, तब सुनहाल सिंह का गोंड राजा ने सब 18 गणराज्य, इसका एक इंस्क्रिप्शन मिला है उड़ीसा में रानपुर में, अभी भी इसका म्यूजियम में रखा है। अष्टदक्ष का गोंड रामाधिपति, तो गोंड रामा, इसका शिलालेख मिला है। ओके, शिलालेख में कहते हैं कि अष्टदक्ष का गोंड रामाधिपति अष्ट वन राज्यम, इसमें आता है कि 18 जो वन राज्य थे, वन बोले तो जंगलों के जो 18 राज्य थे, मतलब जंगल में कहना कि जो कबीलाई तो नहीं बोलूंगा, बट अच्छा नहीं हम लोग के लिए, जंगल में कहीं ना कहीं जो एक व्यवस्था होती थी, शाही व्यवस्था, मतलब उस व्यवस्था के अंदर में आदिवासियों का अपना एक मैनेजमेंट होता था, वो 18 व्यवस्थाओं को अलग करके सुनहाल सिंह गोंड राजा ने अपनी सत्ता कायम की प्रथम, ये वर्णन हमको मिलता है। इसके बाद में छोटे छोटे जो गंड राज्य की बात आती है, गंड राज्य का अर्थ होता है ट्राइबल को, जैसा हम गण कहते हैं गोंडी लैंग्वेज में, गण, गण मतलब ग्रुप अलग अलग, और ग्रुप बन के ऐसा हमारा एक फिलोसॉफी के ग्रुप मिलके बनता है गोंड। गोंड अपने आप में कोई एक कास्ट नहीं है, ट्राइब नहीं है। आज भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अगर हम देखते हैं शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट, एमपी गवर्नमेंट का देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का देखिए, आपको 50 से ज्यादा सब ट्राइब गोंड के दिखेंगे। और पूरे इंडिया में अगर कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मैं आपको बताता हूँ, गोंड के जो सब ट्राइब्स है ना, ये गोंड के 200 से ज्यादा सब ट्राइब्स है गोंड के, उसमें आते हैं। इसके बाद मैं आप बताता हूँ कि जो पहला जो भारत का सेंसस हुआ, पहली जो जनगणना हुई 1871 में, वो सेंसस में सबसे बड़ी जो जनसंख्या थी वो गोंड कम्युनिटी की थी, क्योंकि उस समय जो सब ट्राइब्स के लोग थे ये कहीं ना कहीं गोंड शब्द लिखते थे। इसके बाद में जैसा हम लोगों में वैदिक आर्यन व्यवस्था हम लोगों पे भारी पड़ी, तो हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड हुए, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो हमारी राज्य शासन की बात, ये कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट था आदिवासी संस्कृति में, और ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं कि जैसे में हम बोलेंगे कि भी आदिवासी कभी शासक, आदिवासियों के लिए गर्व की बात है कि आदिवासियों ने ही सबसे पहला भारत में राज्य व्यवस्था कायम की, जहाँ पे आर्य लोगों का उठने बैठने का पता नहीं था, जिनके पास में कोई व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था भारत के आदिवासियों ने क्लियर की। उसी के ऊपर मैं एक बुक भी लिखा, मैं आपको बुक प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बुक है हमारी, ये बुक है हमारी गोंडवाना गणराज्य का स्वर्ण काल, गोंडवाना गणराज्य का स्वर्ण काल है ये बुक, महाराजा संग्राम शाह के ऊपर में। ये बुक के अंदर में किस तरीके से ईसा पूर्व पहला आदिवासी राजा बने, किस तरीके से डेवलपमेंट आया, आदिवासियों ने अपने राज्य में, गोंडवाना के लोगों ने सोने के सिक्के तक चला लिए। और जहां हमको इतिहास में पढ़ने मिल रहा है कि भैया आदिवासी तो 4000 5000 साल से संघर्ष करते आ रहा है, तो वही इतिहास को चैलेंज कर देने वाली बात सिर्फ सेंट्रल इंडिया नहीं, तो दिल्ली तक अगर किसी ने हिलाया होगा तो वो भारत देश के आदिवासी हो, जिन्होंने अपनी शासन व्यवस्था कायम की। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो चतुर्वर्ग है हमारे देश के, ये एक्चुअली हमको पिछड़े बता रहे हैं, पिछड़े बताना चाहते हैं कि वे आप तो पिछड़े लोग हो, आपका तो कुछ रहा ही नहीं, आपके राजा तो पत्ती पहनते थे, इस तरह की जो पिक्चर बना रहे हैं, और हम लोग को जो पिछड़ा साबित करने के पीछे लगे, जो टीवी में दिखाते कि सबरी ने बेर खाए और अन्य कुछ चीजें दिखाई जाती है, वहां से हमको जोड़ा जाता है कि जैसा एक छोटा सा प्रसंग आता है कि भैया एकलव्य को पढ़ने का अधिकार नहीं था,
सोचने वाली बात है कि आदिवासियों में, जंगल के आदिवासियों में कोई भी उनको धनुष तीर चलाना सिखाता नहीं है, वो जन्मजात सीख जाता है। फिर द्रोणाचार्य कैसे पढ़ाएगा एकलव्य को? मैं तो बोलता हूँ कि एकलव्य के पास में पढ़ने के लिए द्रोणाचार्य आया होगा, उसको एकलव्य ने पढ़ाया होगा। तो ये जो पिक्चर शासक वर्ग बना रहे हैं, हमको कहना है कि इसको समझना पड़ेगा, इस पे टारगेट नहीं होना है ना? और आई थिंक होप आप लोग सेटिस्फाइड हो इससे, नहीं तो मैं आगे और कंटिन्यू कर सकता हूँ, प्लीज। बात सेटिस्फाइड होने की नहीं है, बात यह है कि जो भारत के विभिन्न आदिवासी समुदाय अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उनमें कितनी कनेक्टिविटी होगी, कितना कोऑर्डिनेशन होगा, और जो हम भारत का नया आदिवासी इतिहास जो अभी 21वीं शताब्दी में हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग आदिवासी समुदाय लिख रहे हैं, तो वो सारे लोग क्या बात कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और सब लोगों का जो मत है, जो विचार है, उस विचार को एक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं जानेंगे, और शुरू में ही जो मतांतर है, जो हमारे जो डिफरेंसेज है, जो खास करके आर्यन लोगों द्वारा खड़े किए गए हैं, आर्यन एकेडमिक्स द्वारा, हिस्टोरियंस द्वारा, ओरिएंटलिस्ट द्वारा, और जो राष्ट्रवादी हैं उनके द्वारा, उनका हम लोग खंडन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब एक गलत लकीर हम आदिवासी समुदाय में से कोई खींचेगा, तो उसका असर भारत के नए आदिवासी, नया मैं इसलिए कह रहा हूं कि लिखित होगा ये, क्योंकि आदिवासी लोग ज्यादातर ओरल ट्रेडिशन में रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत सजग रहने की जरूरत है। दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आज हमारे बीच हैं नागपुर महाराष्ट्र के डॉक्टर रायन घोडाम, जो कि गोंडी भाषा, संस्कृति और लिपि और उसके कई सारे बहुआयामी पक्षों पर काम करते हैं। युवा हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा चुके हैं, वो हमारे साथ हैं और गोंडी भाषा और गोंडी गणराज्य के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं लंबा खींचना, लेकिन हम लोगों के पास थोड़ी लिमिटेशंस हैं, इसलिए हम बातचीत को अगले 5-7 मिनट में इस चर्चा को खत्म करेंगे। और आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि जो अपना सवाल है वो जरूर आप लोग हमें रोमन स्क्रिप्ट में लिखिए, ताकि उनको भी पता चल सके। रायन जी, मैं आखिरी हिस्से में बातचीत थोड़ा गोंडी लिटरेचर पर करना चाहूंगा। अभी तक लिखित गोंडी लिटरेचर आधुनिक भारत में कितना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनको लोगों को पढ़ना चाहिए? जी थैंक यू पंकज जी आपके सवाल के लिए। थोड़ा एक जवाब से पहले मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि भारत के संपूर्ण आदिवासियों में एकता हो, और जो 70 साल से हमारा जो संघर्ष चलते आ रहा है, कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज मिले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 70 साल से वही चीज़ दोहराई जा रही है, वही चीज़ हो रही है, जनरेशन हमारी बढ़ रही है, लेकिन कुछ भी इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो हो एग्जैक्टली, बट हिस्ट्री अनदर थिंग, अलग चीज़ है। हिस्ट्री एक इतिहास रह चुका है, उसको नहीं बदला जा सकता। और इतिहास से वर्तमान पे मैं चाहता नहीं कि किसी तरीके से एक चेंज हो, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा इस माध्यम से कि हिस्ट्री अपनी जगह पर है, लेकिन वर्तमान में हम लोग को सर्व लोगों को साथ में लेके, सभी लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए, बिल्कुल। तो आपके लिटरेचर के बारे में मैं बताना चाहूंगा थोड़ा, यहाँ पे मैं अपने इसमें आगे बढ़ता हूँ कि लिटरेचर किसको पढ़ना चाहिए। तो प्रथम तो नाम आता है कि हमारे जैसा एक आचार्य मोतीराम कंगाली जी हैं, उनका लिटरेचर पढ़ना चाहिए। वो बहुत ही सही लिटरेचर है, और उसमें जो चीज़ फैक्ट दी गई है वो कहीं ना कहीं एक वेरीफाइड चीज़ है, ऐतिहासिक आधारित चीज़ है, उसमें हर चीज़ का प्रूफ है, वो पढ़ना चाहिए। इसके बाद रंगील सिंह जी का है लिटरेचर, वो पढ़ना चाहिए लोगों ने। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सुशीला मैडम का लिटरेचर हमारा, वो भी पढ़ना चाहिए लोगों ने। और नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो अपना बुक्स लिख रहे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में मैं और बताना चाहूंगा श्रोतकों को कि अगर आदिवासी संस्कृति के बारे में, गोंडवाना संस्कृति के बारे में और आगे हमको जानना है, तो हमको जो फॉरेन ऑथर्स है इनकी लिटरेचर पढ़ना चाहिए। क्योंकि फॉरेन ऑथर्स ने जो चीज लिख के रखी है उसमें पक्षपात हुआ है, लेकिन कम लेवल में हुआ है, और उसमें हम लोगों को जो सही स्थिति थी उस समय की, प्रेजेंट स्थिति, उसका हमको अनुमान मिल सकता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्लीमैन का जो है, सर स्लीमैन का, आप उसमें लिटरेचर पढ़ सकते हैं। इसके बाद में सर जॉन मार्शल की भी रिपोर्ट्स पढ़िए, उसमें बहुत अच्छी चीजें दी गई है। और ऐसे अन्य कई नाम है, मैं आपको हमारे लिंक में और डिटेल्स उसमें मैं दे दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है।
और रही बात गोंडी साहित्य की जो मिलने की बात है, वो थोड़ा मैं उस पे बताना चाहूँगा कि गोंडी लिपि के बारे में जो फैक्ट्स है कि कहीं मिलती नहीं है, ऐसी जो चीज़ें हैं, उसके बारे में अगर देखा जाए तो गोंडी लिपि काफ़ी जगह पे पाई गई है। जैसा मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिनके ऊपर में मेरी बुक लिखी गई है, महाराजा संग्राम शाह। महाराजा शाह ये ऐसा एक नाम है मेरे ख्याल से पूरे भारत गणराज्य के लिए, क्योंकि ये ऐसे एक आदिवासी राजा है, गोंडवाना के शासक हैं, जिन्होंने सेंट्रल इंडिया ही नहीं तो दिल्ली तक अपना जो विस्तार किया था राज्य का। और आदिवासियों का इतिहास भले ही संघर्ष का हो, लेकिन जब इनका शासन था तब आदिवासियों का स्वर्ण युग था। आदिवासियों का स्वर्ण युग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनके शासन में सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई। और ऐसा एक भी समय नहीं था इनके शासन में कि आदिवासियों पे अत्याचार हो या किसी तरीके से आदिवासी पीड़ित हो। आदिवासी के लिए बिल्कुल एक स्वर्ण शासक शासक का समय था। उस पे झारखंड आ गया, इसमें गुजरात आ गया, इसमें जितने भी हमारे सेंट्रल इंडिया और ऊपर में ऐसा उत्तर के देखते राज्य, ये सभी राज्य उनके शासन के समय में इनके अंडर में आते थे। तो उनकी हिस्ट्री हमको पढ़ना चाहिए, इस बात से मैं बता पाऊंगा गणतंत्र भारत का। और जैसा इनके जो सिक्के थे, मुद्राएं, मुद्राएं के अंदर में काफी साहित्यिकों ने लिखा है कि इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज का यूज किया करके, पंकज सर। जी लेकिन तेलुगु लैंग्वेज का यूज इसलिए बोला साहित्यिकों ने क्योंकि साहित्यिकों को गोंडी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता। साहित्यिकों ने जी ये भी बोला, जो हमारे पुराने इतिहासकार है, कि जो हमारे जितने भी गढ़ किले महल है, इसको बोला गया है कि ये मुसलमानी कलाकृति का नमूना है। जबकि मैंने जी ये चीज प्रूव कर दिया था अपने कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल, कि जी गोंडों ने कभी भी मुस्लिम अधिपत्य स्वीकारा नहीं है। ये झूठ बात है। जो शाह लगाया गया, ये शाह लोधी ने हम लोग को उपाधि दी थी, और लोधी की हमने मदद की थी तो उसको उपाधि दी, तो फैक्ट लगाया गया था। और महाराजा संग्राम के जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं के अंदर में जो तेलुगु लिपि बोला गया है इतिहासकारों ने, कैप्टन वार्डन ने जिसको तेलुगु लिपि बोला, वो तेलुगु नहीं है, वो गोंडी लिपि है। गोंडी लिपि उसके अंदर में भी आया है ना। तो ऐसे कई फैक्ट्स है जो जिससे हम लोग अनजान है। इसके बाद में मैं बताऊंगा थोड़ा कि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो एक मानव सभ्यता है कि पहला मानव अफ्रीका में हुआ, राइट। तो पहले जो हमारे कंटिनेंट एक थे जिसको गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, तो भारत का जो क्षेत्र है ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, देखिए। और जो नाइल नदी है, इसका जो डायरेक्शन बहने का है, और जो नर्मदा नदी है, इसका जो डायरेक्शन बहने का, ये सेम है। और दोनों जी में जो जीवाश्म पाए गए हैं वो सेम डेट के हैं। तो कहीं ना कहीं जी ये भी एक रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक नया सब्जेक्ट मैं दे रहा हूँ कि अगर हम इसको भी अगर जोड़ पाए तो हम कुछ नई चीजें वर्ल्ड के सामने ला सकते हैं। क्योंकि जी टोटेमिज्म जो हम आदिवासियों में भारत की, टोटेमिज्म इतना बड़ा जबरदस्त हम लोगों के पास में हथियार है, जिससे हम वर्ल्ड के किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाए ना, किसी भी सभ्यता का इसके पास में जवाब नहीं, जो भारत के सभी आदिवासी और विश्व के सभी आदिवासी सभ्यता लेके चलते है ना। जी प्लीज सर कंटिन्यू। आपने बहुत अच्छी बात की रायन जी। मैं फिर से अपनी बात पे आऊंगा कि मैं ये जो हिस्टोरिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और जो सोशल राइटिंग्स हैं उनकी आपने अच्छी जानकारी दी। जो क्रिएटिव लिटरेचर है, कहानी, कविता, उपन्यास या आत्मसंस्मरण, इस तरह की चीजों का कितना लेखन हुआ है, और कविता, कहानी जो क्रिएटिव लिटरेचर कहा जाता है, क्रिएटिव लिटरेचर में अभी गोंडी में लिखने वाले लोग कितने हैं? संख्या क्रिएटिव लिटरेचर की जो कथा कहानियां, जो कविताएं हैं, अभी काफी बढ़ गई है इसकी संख्या। इसमें युवा साथी कहीं है साथ में हम लोगों के। और संख्या तो प्रॉपर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, नंबर मेरे पास में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्कॉलर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। इवन कुछ हम लोग नाम का जो एक बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नाम मिल जाएंगे ना आपको। इसमें हमारे अंकुश जी है, अंकुश जी सिरसाम, उनका लिटरेचर है अच्छा। इसके बाद में सुमित गेड़ाम करके है व्यक्ति, उनका भी बहुत अच्छा लिटरेचर है संगीत की। इसमें त्रिवेश कुमराल जी है हमारे, वो भी है। और हमारे ग्रुप के माध्यम से जो हम मतलब जो युवकों को उसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप जी थीसिस डालिए, आप कैसा थीसिस लिखोगे, आप रिसर्च पेपर कैसा लिखोगे, आप किस तरीके से अपनी बात सामने रखोगे और अपना लिटरेचर आगे बढ़ाओगे, चाहे वो कल्पना हो, कहानी हो, कविताएं हो, बस गोंडी लिटरेचर आ गया है। तो इसमें मॉडर्न मतलब मैं बोलूंगा लाइफस्टाइल में काफी लोग बड़े हुए हैं, और करंट में काफी लोग हैं, बिल्कुल। रायन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक बातचीत हुई। आपने बहुत संक्षेप में, लेकिन इस आज के इस संवाद में आपने काफी गंभीर मुद्दों की तरफ लोगों का इशारा किया, और खास करके गोंडी गणराज्य का जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद से और उसके पहले का भी, और जो उसके स्क्रिप्ट की और जो उसकी हिस्ट्री की स्थिति है, उस पर आपने बहुत बढ़िया से प्रकाश डाला। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं शुरुआत में, जब मैं कल आपके भाई से बातचीत हो रही थी, तो मैं बहुत डरा हुआ था
कि पता नहीं आप कि क्या बोलेंगे और किस तरह से बोलेंगे, लेकिन मुझे खुशी है और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत बढ़िया से अध्ययन किया है अपने गोंडी समाज का और पूरे इतिहास का आदिवासियों के संदर्भ में, और आपका किताब आना चाहिए, इसके लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और उस किताब से लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और जो सामाजिक संगठन के तहत आप जो काम कर रहे हैं उस काम से भी युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, लोग एकजुट होंगे और पूरे देश में एक इस तरह का एक नेटवर्क बन सकेगा आने वाले दिनों में, जिससे कि आदिवासी समाज विभिन्न पहलुओं पर सोच सकेगा, और जो आदिवासी समाज के बारे में, इतिहास के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जो मिथक बनाए गए हैं मीडिया के द्वारा, पुराने वेद पुराण ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा, आर्य ग्रंथों के द्वारा, और आज भी उसको फैला रहा है मीडिया, उसका निराकरण हो सकेगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, और अपने जो भी साथी इस लाइव में शामिल हुए उन लोगों ने देखा और सुना, मैं उन सबसे ये आग्रह करूंगा कि इस बातचीत में जो मुद्दे रायन जी ने सामने लाए हैं और जो उठाया है, वो उस पर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी लाइव दर्शकों का हृदय से आभार, दिल से आभार और जोहार है। और रायन जी, आपको भी बहुत बहुत जोहार है, क्योंकि आप जैसे युवा ही आने वाले समय में इस देश की आदिवासी इतिहास और उसकी तकदीर को बदलेंगे। आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जोहार, सेवा जोहार। आपको भी सेवा जोहार, बहुत बहुत जोहार। धन्यवाद। बहुत